सिंध के कई खूबसूरत शहरों में से एक शहर हैदराबाद और इसकी रिहायशी सलमा की एक कहानी है। सलमा मैरिड हैं, शायद अपने मिड थर्टीज़ या लेट थर्टीज़ में होंगी। सलमा की शादी 2013 या 14 में हुई थी। इनके दो बच्चे हैं। इनके शौहर एक सरकारी अफसर हैं और अच्छे बड़े सरकारी अफसर हैं। सलमा की एक बहन भी है। इनका कहानी से कुछ इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर भी एक क्या कनेक्शन बनता है मैं आपको आगे बताता हूँ। सलमा की जो बहन है ये कराची में रहती हैं और इनके शौहर भी एक बड़े सरकारी अफसर हैं। सलमा एक रिलीजियस बैकग्राउंड इनका, सलमा का अपना घर भी, यानी अपने माँ बाप भी बड़े रिलीजियस किस्म के, फिर इनके शौहर भी सुलझे हुए पढ़े लिखे रिलीजियस आदमी हैं। ये सब बताने का क्या मकसद है आपको आगे जाके ये चीज़ क्लियर होगी। सलमा और इनके शौहर बहुत खुशगवार ज़िंदगी माशाल्लाह अभी भी गुजार रहे हैं, उस वक्त भी गुजार रहे थे जबकि ये वाक़या है 2022-23 का। और इन लोगों के एक फैमिली फ्रेंड थे, नाम था उनका मूसा। मूसा एक आपने नाम सुना होगा, घुमानाबाद हैदराबाद का इलाका है, वहाँ के रिहायशी थे और ये भी काफ़ी वेल ऑफ आदमी थे। वेल ऑफ इस तरीके से नहीं थे कि इनकी कोई अच्छी जॉब थी या इनका अपना कोई कारोबार था। इनको विरासत में करोड़ों रुपया मिला था। ये दो भाई थे, मूसा और इनका एक और भाई। दोनों भाइयों को शायद 12-12, 13-13 करोड़ रुपये जायदाद की सूरत में, दुकानों की सूरत में, कैश की सूरत में मिला। अच्छा, मूसा अपनी बेगम के साथ अक्सर सलमा के घर आया करते थे और अच्छी फैमिली फ्रेंड्स थे लोग। ये इस वजह से भी एक दूसरे पर एतमाद करते थे और एक दूसरे के साथ एक खुलूस का रिश्ता था कि एक रूहानी शख्सियत है सिंध की, उससे ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। और इस वजह से काफ़ी एक रिलीजियस माहौल भी था और इस रूहानी ताल्लुक़ की वजह से बड़ा एतमाद का रिश्ता था। इस वजह से एक दूसरे के घर आना जाना भी था। अच्छा, 2020 के आसपास सलमा को पता लगा कि जी इनकी जो आबाई ज़मीनें हैं, जो विरासत है, उसका बंटवारा होने वाला है। दो ये बहनें और बाकी भाई हैं, तो इनको इक्वली जो भी हिस्सा बनता है शरीयत के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, वो इनको मिलेगा। और एक बहन के हिस्से में शायद 70-80 लाख रुपए आ रहे थे। भाइयों के हिस्से में तो चलो एक अलग बात है, भाई तो सारा वो एक परसेंटेज डिफरेंट होती। पर सलमा के हिस्से में 70-80 लाख रुपए आने थे। इस बात का तस्करा घर में भी होता होगा और मूसा अपनी बेगम के साथ जब आता था तो इन लोगों की बातचीत रही और मूसा को भी पता लग गया कि इनको जी विरासत के पैसे मिलने वाले हैं। अच्छा, मूसा के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी खाते पीते घराने से यूं था कि विरासत में काफ़ी पैसा मिला था इसको। लेकिन घुमानाबाद का एरिया और बाकी जगहों पर एक बात मशहूर थी कि मूसा के भाई ने तो अपने जो भी 10-12-15 करोड़ की जायदाद मिली थी उसको मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 कर लिया अपनी बेगम की। उसकी बेगम भी थोड़ी ज़हीन थी और वो ख़ुद भी थोड़ा शरीफुन नफ्स आदमी था, काम से काम रखने वाला। तो दुकानें जो थी उसके किराए से और दुकानें ख़रीद लेना, आहिस्ता सालों तक उसके ये नहीं कि अब विरासत का पैसा मिला है, जायदाद मिली है तो बिल्कुल पागल हो जाए। मूसा के भाई ने और इसकी बेगम ने बहुत पैसा बनाया अपने पैसे से जो उसको विरासत में मिला था। लेकिन मूसा के बारे में मशहूर होना शुरू हो गया कि इसने अपनी बेगम और बच्चों को देखना छोड़ दिया है, औरतों के चक्करों में पड़ गया है, शराब और जुए की लत लग गई है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो दुकानें थी उसके मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। बीच में कुछ इंक्रोचमेंट में भी उसकी जो दुकानें आ गई थी, एक इंक्रोचमेंट की मुहिम चली थी, एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम चली थी, तो उसकी दुकानें उसमें भी कुछ लपेटे में आई। दुकानें ख़त्म नहीं हुई लेकिन 50 स्क्वायर फीट की जस्ट इन केस दुकान है तो 25 स्क्वायर फीट की रह गई और ऐसे मसाइल हुए। इसके बीच में 2 मसाइल और हुए कि मूसा का जो बच्चा था वो शदीद बीमार रहने लगा और उसकी वजह ये थी कि उसकी एक किडनी थी जिसकी वजह से उसके इलाज पे भी बहुत पैसे लगते थे। लेकिन मूसा ने अपनी फैमिली को बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया था। बीवी मजबूर होती थी, बाहर कहीं जिक्र नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आपको पता है खबरें बाहर निकल जाती हैं। अच्छा, इस बात का जिक्र कभी कभी सलमा से उसकी बहन जो कराची में रहती थी उसने किया कि देखो यार ये इन तरह की चीज़ में पड़ गया, लेकिन सलमा को यकीन नहीं आता था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी बहन भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी, हल्का सा तस्करा कि ऐसा ही है भाई, तुम यकीन करना है नहीं करना है। वो यकीन नहीं कर पाती थी कि मूसा इतना शरीफुन नफ्स आदमी, वो क्योंकि आके थोड़ा वो चर्ब ज़बान था। एक दफ़ा उसने आके सलमा को बताया, क्योंकि एक रूहानी ताल्लुक़ भी था कि ऐसे ऐसे जी मुझे ख्वाब में नबी पाक की बशारत हुई है। तो सलमा मासूम, वो हमारे हाउस वाइफ्स होती भी हैं थोड़ा, हमारे इतना हैदराबाद को इतना बड़ा शहर भी नहीं है, वहाँ की वो और थोड़ी सादा खातून, तो जी कैसे थे क्या थे, तो पूरा ना वो इमेज बता रहा कि नबी पाक थे, ऐसे दिखते थे और ये और वो ये बातें उसको अब याद आती हैं जब उसने मुझे ये बातें बताई कि मैं इतनी सीधी थी कि मैं उससे चीज़ें पूछती थी और मुझे बड़े मज़े से डिस्क्राइब भी करता था कि ये डिस्क्रिप्शन थी और ऐसे ऐसे दिखते थे। पारल जी
फिर हर बात में अगर सलाम भी करना है तो बड़े लंबा सलाम जो होता है, और फिर किसी से मिलना तो थोड़ी देर के लिए कुछ पढ़ना, क्या पढ़ना है, नहीं मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो उसने एक एतमाद की फ़िज़ा कायम की हुई थी हर किसी के ऊपर, और सलमा के यहाँ तो आना जाना था, एक फैमिली फ्रेंड थे। बहरहाल फिर उसी बात पर आते हैं कि जी सलमा को विरासत के 70-80 लाख रुपए मिलने हैं। एक दिन मूसा अपनी बेगम के साथ आता है और कहता है जी मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं, और इसका रीज़न क्या बताया गया जी, अभी एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम जो चली है हैदराबाद में, तो उसमें मेरी दुकानें बीच में आ गई हैं, तो मैं तो बिल्कुल कर्ज़ में आ गया हूँ, मेरे लिए बड़े मसाइल हो गए हैं, तो मुझे अपना थोड़े पैसे उधार दे दें। तो उसने बोला मेरे पास तो नहीं है भाई। तो खैर उस दिन बात आई गई हो गई, और कुछ दिनों बाद जब मूसा को अपनी बेगम के ज़रिए, क्योंकि आना जाना था, अपनी बेगम के ज़रिए पता लगा कि इनको जी रकम मिल गई, जो भी विरासत के पैसे मिलने थे वो मिल गए। फिर उसने अपनी बेगम के ज़रिए रिक्वेस्ट करवाई कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बेगम ने बात की, तो सलमा ने बोला मुझे मूसा भाई से बोले खुद आके बात करें। फिर वो आया और फिर वही लंबी चौड़ी बातें, और अपनी जैसा कि मैंने आपको बताया बड़ा वो चालाक अय्यार इंसान था। उसने अपनी बातों में किस तरह लिया, क्या किया। तो सलमा ने बोला मैं अपने शौहर से इजाज़त लेके आपको जवाब दूंगी, कितने पैसे चाहिए? जी मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। तो उसने बोला देखो मूसा भाई मेरे साथ धोखा मत करना। तो उसका बेटा साथ था जिसकी एक किडनी थी। उसने अपने बेटे के सर पे हाथ रख के बोला कि मेरी बेगम मेरी वालदा को ब्रेस्ट कैंसर है, मेरी दुकानों पे मसाइल हो चुके हैं, मैं कर्ज़ में आ चुका हूँ, मुझे इस बेटे की कसम है मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। अच्छा मूसा का ना एक कारोबार भी था। उस कारोबार का किस नौइयत का कारोबार था वो मैं जिक्र नहीं कर रहा। वो कुछ चीज़ों की ट्रेडिंग किया करता था हैदराबाद शहर से। तो ये भी मैं एक वजह से बता रहा हूँ आपको। बार सलमा ने फिर अपने शौहर से मशवरा किया। शौहर ने बोला यार तुम 30-40 लाख का मतलब ट्रस्ट कैसे कर पाओगी, और ये बंदा वापस लौटाएगा नहीं लौटाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो उसने बोला सही है कुछ ना कुछ करेंगे, फ़िलहाल तो हम इसकी बात पर ही यकीन कर सकते हैं, अभी क्राइसिस में। और वो ऐसे ऐसे मुझसे कह रहा था कि आप मुझसे सूद ले लीजिएगा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं सूद कैसे ले सकती हूँ, हमारे यहाँ तो मतलब इस चीज़ हम लोग मजहबी कराने के लोग हैं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो बस मैं आपसे फिर कोई और सूरत बना के कुछ ना कुछ बेहतरी करूँगा मैं आपके लिए। बहरहाल उसके शौहर ने बोला कि भाई मैं इन चीज़ों पर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की तरफ से मिला हुआ है पैसा है, उनकी विरासत जो भी तुम्हारी विरासत है, तुम इस चीज़ का फैसला करो, मैं रिकमेंड नहीं करता। ये भी खामोश हो गई। अब सलमा आज ये बात बोलती है, पता नहीं जी उसने क्या मट्टी ला के फूंकी है। आपको पता ख़वातीन का अपना स्टाइल होता है, क्या मुझ पे तिलस्म किया, क्या जादू किया कि मैं राज़ी हो गया इस बात पर। और मैंने मूसा को बुलाया कि मूसा भाई बस तुमने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाई है। कैश पैसे मैंने दिए उसको 40 लाख रुपए, और मूसा ने बोला कि मैं आपको इतने इतने महीने में लौटा दूंगा। 4-5 महीने का गालबन टाइम लिया। तो बोला सही है मूसा भाई मैंने आपकी ज़बान पर ट्रस्ट किया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कह रहा नहीं बहन मैं इसको समझ लो एक तरह से इन्वेस्ट करूंगा, मेरा कारोबार डूबा है, कारोबार में इन्वेस्ट करूंगा। और 40 लाख आपने दिए, 40 लाख के हिसाब से पर मंथ मैं आपको पता नहीं 50,000 या 60,000 रुपये आप प्रॉफिट भी लगा लें, तो मैं जितने महीनों बाद भी तो आपको वापस करूंगा, या तो हर महीने प्रॉफिट देता रहूँगा, या फिर जब भी मैं प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मेन जो पैसा है आपका वो लौटाऊंगा तो वो उस मंथली जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें ऐड करके लौटाऊंगा। उसने बोला मुझे मेन अमाउंट से मतलब है, बाकी मुझे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। बहरहाल जी इन्होंने एतमाद कर लिया और उसको पैसा दे दिया। अब 1 महीने 2 महीने गुजर गए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसकी असलियत थोड़ा आगे जाके बताऊँगा। मूसा की बेगम जब भी आती थी, क्योंकि सलमान ने बातें तो सुन रखी थी कि ये अपनी बेगम और बच्चों का ख्याल नहीं रखता और माली तौर पे बहुत परेशान रहती है, तो कभी कभी उसको लगा खटका हुआ, पता नहीं मेरी मतलब बहन जैसे डिज़ाइन के कपड़े पहनी हुई है, क्या मामला है क्या नहीं। तो चलो सही है एक डिज़ाइन के बहुत कपड़े होते होंगे या और मामला, कभी कभी उसको शक होता था, लेकिन शर्मिंदगी में पूछती नहीं थी कि मैं कैसे पूछूं कि ऐसे तो मेरे बहन के पास भी कपड़े हैं। तो ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ आपको, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी 5-6 महीने गुजरे, उसके बाद इन्होंने तकाजा किया तो मूसा बहानेबाजियाँ करने लगा। मूसा से फिर थोड़ी सख्ती से बात की सलमा ने कि भाई देखो मैंने अपने शौहर की इजाज़त से पैसे दिए और आपको तो इस महीने लौटाने थे भाई, तो आपने तो हमसे वादा किया था। तो उसने बोला कि सही है बहन, मैं आ रहा हूँ और आपको ना ऐसे ऐसे चेक दे देता हूँ और इंशाल्लाह ताला इसमें पैसे 10-15 दिन में आ जाएंगे। उसके उस डेट 10-15 दिन बाद की डाल रहा हूँ। आके उसने 10-10 लाख के शायद 3 चेक दिए और पता नहीं 6-6 या लाख या 5 लाख, टोटल 40 लाख का उसने अमाउंट बनाया और इनको चेक थमा दिए। चेक जमा कराए गए जी उस डेट पर, तो वो बाउंस हो गए।
फिर सलमा ने इसको फ़ोन किया और बुलाया तो ये आया। फिर वही बातें, थोड़ी सी चर्ब ज़बान तो था, थोड़ा सा ना मामले को ठंडा किया। उसने बोला मेरे जो पार्टनर था उसने पैसे डालने थे, उसने पैसे नहीं डाले बहन, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें। उसने बोला चलो सही है, भाग तो नहीं रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि ये घर में बैठी हुई खाना पका रही थी, शौहर था नहीं, किचन में थी, तो जी बेल बजी तो बाहर गई तो देखा मूसा खड़ा हुआ है। तो मूसा ने बोला बहन मुझे ना आपसे कुछ काम है, वो पैसों का मामला है ना जो आपका, उसको ज़रा क्लियर करना है। तो खैर उन्होंने बुलाया, घर में शौहर नहीं थे और खाना पकाते हुए ही इन्होंने जो भी चूल्हा वूल्हा बंद किया होगा, चलो सही है मैं आके आपसे बात करती हूँ। ऐसे में आपको पता घर में सफाई हो रही है, खाना पक रहा है, एक डिफरेंट माहौल होता है और ऐसे वक्त पे तो लोग अक्सर घरों में जाते भी नहीं है। लेकिन जानबूझ के मूसा ने वक्त सेलेक्ट किया जब मर्द घर पर ना हो और औरत घर के कामों में इस कदर बिजी हो। इसने कुछ स्टैम्प पेपर, कुछ एग्रीमेंट टाइप पेपर्स निकाले और उसने बोला कि बहन मैं आपको कुछ चेक्स दे रहा हूँ और आप ना इस स्टैम्प पेपर पे या एग्रीमेंट जो भी उसने बनाया था, 2 ओरिजिनल स्टैम्प पेपर उसने रखे, इस पे आप साइन कर दें और इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो मेरा काम है उसमें इतने लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब बहन आपको पता ना थोड़े टैक्स वैक्स के मामला होते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आए, आपने तो मुझे कैश दिए थे लेकिन अब वो फ्लो में आ गए हैं, तो मेरे बिजनेस में वो शो हो रहे हैं, पर मनी ट्रेल वगैरह में आसानी होगी, आप मुझे मेंशन कर दें कि जी मैंने आपको बताया ना ट्रेडिंग करता था हैदराबाद से एक चीज़ की, तो आपने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं अपने काम में इन्वेस्ट करूँ और मैंने आपको इतना इतना पैसा वापस करना है प्रॉफिट के साथ। तो ये उस चीज़ का एग्रीमेंट है, स्टैम्प पेपर पे जो बना के लाया। उसने देखा सलमा ने, उसने बोला चलो सही है साइन कर देती हूँ मैं। उसके साथ इसने कुछ चेक्स और दिए कि इतने दिनों बाद आप ये चेक डाल दीजिएगा। और उसने बोला कि बाजी ये इसी की कॉपी है। दूसरा भी एक ओरिजिनल स्टैम्प पेपर था, उस पर भी इसने साइन करवा लिए कि ये तो सेम ही है। उन्होंने जी साइन कर दिए और वहाँ से चला गया। चेक डालेगा भाई दोबारा और पता लगा कि इस बार फिर बाउंस हो गए। इस बार सलमा का जो सब्र था वो जवाब दे चुका था। वो अपने शौहर के साथ इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन या बाकी मामलात की तरफ ये लोग जब गए, रुजू किया, वकील से बात की, तो उसकी तरफ से फिर उसको नोटिस गया होगा। तो जी पता लगा कि इस खिलाफ तो FIR ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जी आपने तो बिज़नेस मुआहदे पे दस्तखत किए हैं। तो बिज़नेस मुआहदे पे अगर कोई बंदा वापस आपको पैसे नहीं कर रहा, तो आप कह रही हैं उधार है, तो बिज़नेस मुआहदे पे तो FIR कट ही नहीं सकती। इस कहानी सुनाने का मकसद ये 2-3 सीख ही इन चीज़ों में। उससे ज़्यादा एक चीज़ और हुई जिसपे सलमा का शौहर बहुत भड़का अपनी बेगम पे कि तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। हुआ क्या कि अब आप लोगों के लिए भी इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि हम लोग इस चीज़ को ज़रा दिमाग में रखें कि कोई भी बंदा आपसे स्टैम्प पेपर बिलफर्ज लगवा रहा है, कोई कर्जनामा है, किरायानामा है, ओरिजिनल होगा या तो उसके नीचे उसकी कॉपी बनती है, वो जो कार्बन कॉपी होती है, या फोटो स्टेट होगी, उस पर आपसे रिसीविंग ले ली जाएगी, ओरिजिनल आपके पास रहेगी, फोटो स्टेट उसके पास रहेगी। ऐसा ही होगा जो भी एग्रीमेंट होता है। दोनों ओरिजिनल कैसे थे उस पर आप मतलब किसी भी टेक्निकल जो थोड़ा कानूनी तौर पे चीज़ों को समझता है वो तो कभी भी नहीं साइन करेगा ऐसे। तो शौहर ने बोला तुमने दूसरा जो स्टैम्प पेपर साइन किया था पता है वो क्या है? तो उसने बोला नहीं, उसने तो बोला था उसकी कॉपी है। कह रहे कॉपी ओरिजिनल कैसे हो सकती है, तुम्हें नज़र नहीं आई? वो असल में दूसरा जो स्टैम्प पेपर था उसमें था, एक तरफ उसने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, दूसरा ये था कि मैंने इनसे यानी कि सलमा ने इस शख्स से, मूसा से, इसके जो जिस चीज़ की वो ट्रेडिंग करता है, मैंने इसे 50 लाख का सामान उठाया है। मतलब इमेजिन करें जिस बंदे ने वैसे ही 40 लाख रुपए देने, उसने एक स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लिया कि मैंने जी 50 लाख का सलमा को सामान दे दिया। एक तरीके से वो बरी ज़िम्मा हो गया उस पैसे से जो पहला स्टैम्प पेपर था कि जी 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए मेरे कारोबार में इन्वेस्ट किए। अब ये कहानी सुनाने का डेफिनेटली मकसद है कि हमारी ख़वातीन घर की कभी कभी एजुकेटेड नहीं होती इस तरीके से, और कभी कभी मर्द हजरात भी नहीं होते। कुछ लोगों की रूटीन में जब ये चीज़ें नहीं होती तो इतना बड़ा आप रिस्क ले जाते हैं। उसके बाद पूरी अदालती कार्रवाई चली, कोर्ट में मामलात गए, रिकवरी में चीज़ें गईं, और अच्छी बात यह है कि 3-4 साल की कानूनी जंग के बाद अब मूसा ये केस हार तो गया है, लेकिन टोटल अमाउंट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने रिकवर करवाना है, तो वो तो एक अलग कहानी है, वो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन इसके बीच में जो जहनी दबाव, जो परेशानी, जो मुश्किलात सलमा ने फेस की वो अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ कारमा भी कुछ चीज़ होती है। अभी मूसा जिसको मेरे ख्याल से कहा जाता था कि 12-15 करोड़ की तो जायदाद है बिजनेस वगैरह मिला के, तो वो इस वक्त एक बहुत बुरी कंडीशन में रह रहा है। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, जिनके कैंसर के नाम पे पैसे लिए थे उसने। बेटा बहुत बीमार रहता है और उसकी दवाई दारू के भी पैसे नहीं होते इसके पास।
वो किसी के साथ आपने गलत किया तो आप फंसते भी हैं और आपके साथ बुरा होता भी है। अल्लाह ताला ज़रूर देख रहा होता है और ये इस चीज़ पे हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। इस बीच में बहुत सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। आपको पता है ना, जज कहते हैं ना, हमें तो पता होता है कि कौन सच्चा है झूठा है, हम सिर्फ वकील के दलाइल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो सामने हैं तो उसकी बुनियाद पर कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। कोर्ट में एक वक्त में ये दलील भी दी गई कि भाई सही है, इसने 50 लाख की जो ये इन्वेंट्री कह रहा है, इसके पास गोदाम में कहीं होगी, उसका रिकॉर्ड होगा जो इसने सलमा को बेची है, तो वो शो तो करे। तो इसके पास तो एक वक्त में इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री उस चीज़ की होती ही नहीं थी। तो खैर, इन सब बातों सबूतों की बुनियाद पर ये फ़ैसला सलमा के हक़ में गया। और अब पैसा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्योंकि मूसा तो कंगाल हो चुका है, जुआ और बाकी मामलात में बहुत बुरे हालात में। ये 40 लाख 2023 में क्या वैल्यू रखते हैं, अब क्या वैल्यू रखते हैं। इनको पढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस शशोपंज में फंसे हुए हैं। तो 2-3 सबक, एक तो ये कि जी डॉक्यूमेंटेशन, किरायानामा ही नहीं बनता, कर्जनामा भी बनता है। आप जब किसी से चेक लें, चेक दें, किसी को कैश दें, पहली बात है कैश में ट्रांजैक्शन, किसी को आप कर्ज दे रहे हैं तो कैश में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी चाहिए थी। और चले आप कैश में भी दे रहे हैं, एक वक्त में इतने बेवकूफ़ हैं कि 2023 में या 2026 में आप कैश में दे रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट बनता है, एक वकील रख लें बीच में, उसको थोड़े पैसे दे के कर्जनामा, जैसे किरायानामा होता है, कर्जनामा बनता है। ये एडमिसिबल एविडेंस होता है, अगर कोर्ट में कोई आपको चीज़ पेश करनी है तो नहीं की गई। और ये क्यों नहीं की गई कि वो आके अपनी बातें कि जी मुझे नबी आए थे ख्वाब में और वो ऐसे दिखते थे, वो ऐसे दिखते थे। हम लोगों को दीन लबादे में जो लोग होते हैं उनके धोखे में यूं भी आते हैं कि वो बातें ऐसी करते हैं कि हम उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आपने कोई ऐसा एविडेंस अपने पास नहीं रखा जो कोर्ट में एडमिसिबल हो, और उसके नताइज फिर अब सलमा को भुगतने पड़ रहे हैं। कोई जितना भी अमीर हो, एक अमाउंट है। बहरहाल इस कहानी को सुनाने का ये मुख्तसर सा मकसद था। इस कहानी सुनाने के दौरान अगर मुझसे कोई लफ्ज़, कोई जुमला ऐसा अदा हो गया हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह का कोई वाक़या अगर आपके पास हो तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज करके। थैंक यू।